तो दोस्तों हिंदी की इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाषा परिवारों के बारे में। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे कैसे हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की लिपि के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की लिपि के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है ये जानने से पहले हम सबसे पहले जो लिपि है उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो लिपि है वो कहते किसे हैं। ठीक है, लिपि कहते किसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करें तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी। ठीक है, इसलिए भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, और जब हम इन ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करते हैं यानी कि लिखते हैं तो हमको चाहिए होते हैं कुछ विशेष लेखन चिन्ह। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और उन्हीं वर्णों की लेखन विधि को हम कहते हैं लिपि। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कहा कि भाषा की मूल इकाई क्या किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। यानी कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और इन ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए यानी कि लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ विशेष लेखन चिन्हों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विशेष लेखन चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब विशेष लेखन चिन्ह जैसे ये हो गए क्या? विशेष लेखन चिन्ह। ठीक है, और इन विशेष लेखन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण। ठीक है, तो भाषा की मूल इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी, और ध्वनियों को लेखन यानी कि लेखन में व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? विशेष लेखन चिन्ह चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और इन्हीं विशेष लेखन चिन्हों को हम क्या कह रहे हैं? वर्ण कह रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्णों की लेखन विधि को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिपि। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? विशेष लेखन चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं विशेष लेखन चिन्ह, और इन विशेष लेखन चिन्हों को हम क्या कह रहे हैं? वर्ण कह रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्णों की लेखन विधि को हम क्या कह रहे हैं? लिपि कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक वर्ण ले लिया प। ठीक है, तो ये प क्या है? ये एक ध्वनि का क्या है? प्रतिरूप है। ध्वनि का क्या है? ये प्रतिरूप है। ठीक है, प वर्ण। वैसे मैं एक और वर्ण ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं ब। ठीक है, ये और किसी दूसरी ध्वनि का प्रतिरूप है। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ पे काल। ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि इस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? ठीक है, तो इस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? अगर हम उन ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करें तो हम कैसे करेंगे? क, आ, अ, ल। ठीक है, तो इस तरह से हमको अगर ध्वनि है उसको लेखन में व्यक्त करना, और लेखन में व्यक्त करने के लिए हम जो ध्वनि है उनको लेखन में व्यक्त करने के लिए हमको उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काल में कितनी ध्वनियां हैं? यहाँ पे 3 ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों को हमने जब लेखन में व्यक्त करा तो हम इस तरह से इसको व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि होने के कारण हम इन ध्वनियों को जो हमने लेखन में व्यक्त करे हैं उसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किस कारण से? देवनागरी लिपि की सहायता से। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में?
देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, या ये कह लीजिए कि देवनागरी जो लिपि है उसके गुण क्या हैं। ठीक है, और देवनागरी लिपि के लिए क्या सुधार किए गए हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चरर और एलडी के जो सिलेबस है उसमें भी जो देवनागरी लिपि है वो दिया हुआ है, इसलिए हम देवनागरी लिपि को ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी पॉइंट क्या ना हो, मिस ना हो। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, वो है हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले हम विकास देखते हैं। ठीक है, कि इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, ठीक है, देवनागरी लिपि जो निकली है वो किससे निकली है, वो निकली है आपकी ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि किससे निकली है, ब्राह्मी लिपि से। और भारत की जितनी भी लिपियां हैं अधिकतर वो किससे निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। यानी कि भारत की अधिकतर जो लिपियां हैं उसका विकास किससे हुआ है, उसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको रखना है कि भारत की अधिकांश लिपियां का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग करा था वो करा था किसने, वो करा था आपका वैदिक आर्यों ने। ठीक है, वैदिक आर्यों ने ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास या देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है, वो निकली है आपकी ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारत की जो लिपियां हैं वो निकली हैं। और ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, वैदिक आर्यों ने करा था। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अभिलेखों की, यानी कि देवनागरी जो लिपि है उस लिपि का पता हमको अभिलेखों से भी चलता है। ठीक है, तो गुजरात से हमें कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, गुजरात से क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। ठीक है, जो कि है आपके पहली ईस्वी से लेके चौथी ईस्वी तक के वो अभिलेख हैं। यानी कि इतने पुराने ईस्वी हैं, इतने पुराने क्या हैं, वो अभिलेख हैं, पहली ईस्वी से लेके चौथी ईस्वी तक के। ठीक है, और इन अभिलेखों में जो भाषा है, इन अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। और इन अभिलेखों की जो लिपियां हैं, लिपि जो है वो कैसी लिपि है, नागरी लिपि है। ठीक है, तो गुजरात से हमको जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, वो अभिलेख हैं आपके पहली ईस्वी से लेके चौथी ईस्वी तक के पुराने। और उन अभिलेखों में जो भाषा यूज करी गई है वो है आपकी संस्कृत। और उन अभिलेखों में जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, नागरी लिपि है। ठीक है, अब ये जो नागरी लिपि है वो लिपि देवनागरी लिपि के समान है। ठीक है, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि में बहुत कम अंतर है, यानी ये के लिए 19-20 का अंतर है, बाकी दोनों एक जैसी लिपियां हैं। ठीक है, और एक जैसी लिपियां इसलिए भी हैं क्योंकि नागरी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि का पूर्व रूप है। यानी कि पहले कौन सी लिपि आई, देवनागरी, ये नागरी लिपि आई, उसके बाद कौन सी आई, देवनागरी लिपि आई। ठीक है, और कभी कभी पूछ ले कि जो नागरी लिपि है इसका नाम नागर लिपि क्यों पड़ा है। ठीक है, तो गुजरात के ब्राह्मण थे, गुजरात के जो ब्राह्मण थे उनका नाम था नागर ब्राह्मण। ठीक है, तो गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर ही इस लिपि का नाम क्या पड़ा है, नागरी लिपि पड़ा है। ठीक है, और फिर बाद में जब संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना इस लिपि में होने लगी तो इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी लिपि पड़ गया। ठीक है, तो ये था देवनागरी लिपि का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, और गुजरात से हमें अभिलेख मिले हैं जिसमें हमको देवनागरी लिपि के बारे में पता चलता है। ठीक है, और जो अभिलेख हमें गुजरात से मिले हैं वो मिले हैं 1000 ईस्वी से 4 ईस्वी पुराने अभिलेख। ठीक है,
तो इस काल की अगर हम बात करें तो इस काल से हमको स्पष्ट ये हो जाता है कि जो देवनागरी लिपि का जो यूज़ है वो भारत में पहली शताब्दी से ही शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस अभिलेखों में कौन सी मिली है, नागर लिपि मिली है, जो कि किसके समान है, देवनागरी लिपि के समान है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग पहली शताब्दी से ही शुरू हो चुका था, ठीक है। और वहीं हम बात करें एक इतिहासकार की जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद सक्सेना, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद सक्सेना। तो ये कहते हैं कि इनके अनुसार ये कहा गया है कि देवनागरी जो लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है आपका कहाँ पे, जय भट्ट के शिलालेख में, जय भट्ट के शिलालेख में, ठीक है। तो ये जय भट्ट कौन थे, ये जय भट्ट थे आपके गुजरात के नरेश थे, यानी कि गुजरात के क्या थे, ये एक राजा थे, ठीक है। तो गुजरात के एक राजा जय भट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का क्या हुआ है, वर्णन मिलता है, या देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये किसका कहना है, ये कहना है द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का, जो क्या है एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और जो ये शिलालेख मिला है, ये मिला है, ये पुराना है आपका 700 से 800 ईस्वी पहले का ये शिलालेख है, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो क्या है, हिंदी भाषा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग या देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था या किस शिलालेख में हुआ था, तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी के अनुसार जय भट्ट के शिलालेख में, ठीक है, ये देवनागरी लिपि का क्या हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। यानी कि उसमें जो भाषा लिखी गई थी वो कैसे लिखी गई थी, वो भाषा थी आपकी हिंदी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं अगर मैं बात करूं कनिंघम की, ठीक है, तो कनिंघम ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में उसने वर्णन किया है, कनिंघम की पुस्तक में किसका वर्णन है, प्राचीन चांदी के सिक्कों का वर्णन है। कनिंघम की पुस्तक में प्राचीन चांदी के सिक्कों का वर्णन है, चांदी के सिक्कों का वर्णन है, ठीक है, चांदी के सिक्कों का वर्णन है। और ये सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, ये सिक्के चलाए गए थे किसके द्वारा, ये सिक्के चलाए गए थे महमूद गजनवी के द्वारा, गजनवी के द्वारा, ठीक है। तो कनिंघम की पुस्तक में प्राचीन जो चांदी के सिक्के हैं उनका वर्णन किया गया है, जो सिक्के महमूद गजनवी ने चलाए थे। और सिक्कों पे क्या लिखा हुआ है, इस सिक्कों पे संस्कृत लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। यानी कि इन जो सिक्के हैं उनमें संस्कृत का वो उपयोग किया गया है, और संस्कृत किससे निकली है, देवनागरी लिपि से निकली है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको देवनागरी लिपि के बारे में पता चलता है। और वहीं अगर हम बात करें मुगल राजा अकबर की, किसकी, अकबर, अकबर महान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अकबर ने भी क्या करा है, देवनागरी लिपि का प्रयोग करा है अपने सिक्कों पर। उसने अपने सिक्कों पर राम सिया अंकित किया था, किस भाषा में या किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो इतनी जगह से हमको देवनागरी लिपि के विकास के बारे में पता चलता है, यानी कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो इस तरह से हुआ है, यानी कि देवनागरी लिपि का जो प्रयोग था वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, पहली शताब्दी से हम आ गए, ठीक है, महमूद गजनवी तक और यहाँ पे अकबर तक, ठीक है, सभी ने क्या करा है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये था देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो निकली हैं, कुछ लिपियों को छोड़कर। और ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है, वैदिक आर्यों ने करा है, ठीक है। वहीं देवनागरी लिपि का हमको पता अभिलेखों से भी चलता है।
गुजरात में जो हमें अभिलेख मिले हैं, ठीक है, वो मिले हैं 1ली ईस्वी से लेकर 4वीं ईस्वी तक के। और भाषा कैसी थी उन अभिलेखों में? संस्कृत। लिपि कैसी थी? नागरी लिपि। जो नागरी लिपि है वो देवनागरी लिपि के समान है, ठीक है। और 1ली ईस्वी में ये अभिलेख मिल चुके थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि 1ली शताब्दी में ही भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग शुरू हो चुका था, ठीक है। और नागरी लिपि का नाम नागर लिपि कैसे पड़ा? तो गुजरात के नागर ब्राह्मण से इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा, ठीक है। उसके बाद कनिंघम की पुस्तक में भी देवनागरी लिपि का वर्णन है, यानी कि प्राचीन चांदी के सिक्कों का वर्णन है जो महमूद गजनवी ने जारी करे थे, और उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत कहाँ से निकली है? देवनागरी लिपि से ही निकली है। उसके बाद जय भट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम किसका? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये किसका कहना है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का कहना है। वहीं अकबर ने भी जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग किया है अपने सिक्कों पर। अपने सिक्कों पर उसने देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया था? राम सिया लिखवाया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, या देवनागरी लिपि के गुण क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। विशेषताएं कह लीजिए या क्या कह लीजिए? गुण कह लीजिए, ठीक है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण। तो देवनागरी लिपि जो है वो विश्व में प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक लिपियों में से एक लिपि है। यानी कि विश्व में जितनी भी लिपियां प्रयोग में लाई जाती है उन लिपियों में एक लिपि ऐसी भी है जो है आपकी देवनागरी लिपि, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या विशेषताएं इसकी। तो सबसे पहली विशेषता है देवनागरी लिपि की, जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण एशिया की 175 से भी ज़्यादा भाषाओं को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी यही है कि दक्षिण एशिया के 175 से भी ज़्यादा भाषाओं को लिखने के लिए अभी भी किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता ये है कि देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम कहाँ से? यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और इधर को बढ़ेंगे, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? वहीं अगर मैं बात करूं अरबी भाषा की या उर्दू भाषा की जो लिपि है, फारसी लिपि, ठीक है। तो फारसी लिपि की अगर मैं बात करूं तो फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? जो फारसी लिपि है उसको लिखते हैं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो फारसी लिपि को कैसे लिखेंगे? यहां से हम दाएं से लिखना शुरू करेंगे, इस तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है। वो कौन सी लिखी जाती है? दाएं से बाएं फारसी लिपि। और देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? जापानी लिपि की। जापानी लिपि, तो जापानी लिपि जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है ऊपर से नीचे को क्रम में लिखी जाती है। यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना और नीचे को बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे के क्रम में कौन सी लिपि लिखी जाती है? जापानी लिपि लिखी जाती है। और दाएं से बाएं फारसी लिपि, और बाएं से दाएं देवनागरी लिपि, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता हो गई क्या? बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर अगली जो विशेषता है देवनागरी लिपि की वो ये है, इसको हम लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। लोकनागरी लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की अधिकांश जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं? लोकनागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता ये है, इसको हम कहते हैं शिरोरेखा
इसको हम शिरोरेखा लिपि भी कहते हैं, शिरोरेखा लिपि भी कहते हैं। किसको? देवनागरी लिपि को। आप शिरोरेखा लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो जो हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक लाइन जैसी खींचते हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने खींची हुई है, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा लिपि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अगली विशेषता, तो देवनागरी लिपि को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ध्वनियात्मक लिपि भी कहते हैं, ध्वनियात्मक लिपि। यानी कि जो देवनागरी लिपि है, जब हम उस लिपि का उच्चारण करते हैं तो क्या निकलती है? मुंह से ध्वनि निकलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ध्वनियात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देवनागरी लिपि की अगली विशेषता ये है कि देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिखने में क्या होती है? सुगम होती है, स्पष्ट रूप से लिखी जा सकती है, लिखने में कम समय लगता है और शब्दों को क्या कर देती है? ये संक्षिप्त कर देती है, छोटा कर देती है, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है या वैज्ञानिक लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये थी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं, ठीक है। जैसे दक्षिण एशिया के 175 से अधिक भाषाओं के लिए आज भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बाएं से दाएं लिखी जाती है ये, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, 7वां, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि भी इसको कहते हैं, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। अक्षरात्मक मतलब इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं मैं बात करूं चीनी लिपि की। हम बात करें किसकी? चीनी लिपि की अगर बात करें तो चीनी लिपि कैसी है? ये है आपकी चित्रलिपि। पूछ लिया जाए कि चित्रलिपि किस देश की है, तो चित्रलिपि जो है वो किसकी है? चीन की है, चाइना की है, ठीक है। और देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। चीन की जो लिपि है वो चित्रलिपि इसलिए कहा जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे ध्वनियों को लिखने के लिए, जो हम ध्वनि में मुंह से उच्चारण करता हूँ उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या है? वर्ण है। लेकिन चित्रलिपि, चाइना की जो लिपि है, उसमें ध्वनियों को लिखने के लिए किसी भी संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पे एक पूरा शब्द लिखा जाता है और शब्द एक चित्र की भांति होता है, ठीक है। पूरा एक शब्द लिखेंगे, वो शब्द हमें क्या लगेगा? चित्र की भांति लगेगा। इसलिए चीन की जो लिपि है वो कैसी है? चित्रलिपि है, ठीक है। तो ये था देवनागरी लिपि की विशेषता। लोकनागरी लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं भारत की। शिरोलेखा लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसलिए इसको शिरोलेखा कहते हैं। ध्वनियात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्वनि निकलती है, संकेत निकलते हैं इससे। वैज्ञानिक लिपि क्यों कहते हैं? बता दिया कि वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहते हैं कि शब्दों को संक्षिप्त कर देती है, सरल होती है, लिखने में सुगम होती है, ठीक है। और अगला है अक्षरात्मक लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जापानी लिपि ऊपर से नीचे, फारसी लिपि दाएं से बाएं, और चीनी लिपि को क्या कहते हैं? चित्रलिपि भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये तो था देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है। अब जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी के लिए क्यों बेस्ट है, यानी कि उसको वैज्ञानिक लिपि आखिर कहते क्यों हैं, क्यों इतना अच्छा है हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करना, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा भी देता हूं कि क्यों देवनागरी लिपि हिंदी के लिए सबसे बेस्ट लिपि है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? रोमन लिपि से। रोमन लिपि से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों ये बेस्ट है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो अब हम जानेंगे कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करना क्यों बेस्ट है या उत्तम है, ठीक है। तो हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करना ही क्यों अच्छा है, ये अब हम जानेंगे। तो और इसको कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर करेंगे हम इसको किससे? रोमन लिपि से, ठीक है। तो रोमन लिपि से इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो रोमन लिपि में कोई मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रोमन लिपि में जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक वर्ड, मैंने लिख दिया कामता
प्रसाद। ठीक है, ये मैंने लिखा है किसमें, रोमन लिपि में। रोमन लिपि में मैंने लिखा है कामता प्रसाद। ठीक है, तो कामता प्रसाद जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुझसे ध्वनि लिखने लिए, अब इन ध्वनियों को मैं लेखन में व्यक्त करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा। अगर मैं ध्वनियों को जो मैं बोल रहा हूँ कामता प्रसाद, उसको मुझे लेखन में व्यक्त करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा का आ म त आ, कामता पर सा आ द। ठीक है, तो मैं अगर ध्वनियों में इसको ऐसे लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हलंत लगाना भी जरूरी है। ठीक है, तो रोमन लिपि में मैंने लिखा है इस तरह से कामता प्रसाद। ठीक है, और जो मैं कामता प्रसाद बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको लेखन में व्यक्त करूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास देवनागरी लिपि ना हो तो मुझे जो कामता प्रसाद है उसको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम वर्डों को गिने तो रोमन लिपि में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 वर्ड है। ठीक है, और वहीं अगर हम इसको देखूं जो मैंने लेखन में इसको व्यक्त करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसको लिखने के लिए किसका प्रयोग करूं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करता हूं। किसका प्रयोग करूं, देवनागरी लिपि का अगर मैं प्रयोग करूं तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा इसको कैसे, इस तरह से कामता प्रसाद। ठीक है, अब जो मैंने लिखा है देवनागरी लिपि में 11 वर्ड हैं और हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 या 7 वर्डों में ये कंप्लीट हो गया है ना, 6 या 7 वर्डों में हम इसको पूरा लिख लिया है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, शब्दों को क्या कर देता है, संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लिखने में आसानी होती है। लिखने में आसानी क्या है, जल्दी से हमने लिख लिया, इतने वर्ड हमको नहीं लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए सबसे बेस्ट लिपि है, सबसे सुगम लिपि है और क्या है, वैज्ञानिक लिपि भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के विकास के क्रम की। ठीक है, कि देवनागरी लिपि का जो विकास का क्रम है वो किस तरह से है। ठीक है, तो कभी कभी क्रम भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी के विकास का क्रम। ठीक है, पहले क्या आई, संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, उसके बाद क्या आई, हिंदी आई। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछ ले देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। देवनागरी लिपि का विकास क्रम। ठीक है, तो विकास का क्रम क्या है। ठीक है, कभी कभी क्रम भी आपको मैच करने के लिए दे देता है, क्रम आगे पीछे कर देगा एग्जाम्स में, और कौन सा क्रम सही है ये आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या हुआ, तो सबसे पहले हमें पता है क्या हुआ, ब्राह्मी लिपि से निकली है देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही क्या हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। भारत की अधिकांश लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, वैदिक आर्यों ने करा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बाद आई आपकी कौन सी, गुप्त लिपि। ठीक है, गुप्त लिपि जो कि गुप्तों ने यूज करी थी। गुप्त लिपि के बाद आई आपकी कौन सी, नागर लिपि। नागर लिपि जिसके बारे में अभी हमने जाना कि इसका नाम नागर लिपि क्यों पड़ा, क्योंकि क्या हुआ था, गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पे इसका नाम नागर लिपि पड़ा था, और ये क्या थी, देवनागरी लिपि के समान थी। तो देवनागरी लिपि के, नागर लिपि के बाद कौन सी आई, देवनागरी लिपि आ गई। ठीक है, तो ये था देवनागरी लिपि का विकास क्रम। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले ब्राह्मी आई, फिर गुप्त आई, फिर नागर आई, फिर देवनागरी लिपि आई। ठीक है, और हिंदी के विकास का जो क्रम है वो हम पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी में क्या हुआ था, सबसे पहले संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद पाली आई थी, पाली के बाद प्राकृत आई थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे ये वीडियो रुक गया था, इसके बाद वाला मैं आपको बता नहीं पाया था,
तो यहाँ पे इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी के विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदी के विकास क्रम की, विकास क्रम, ये दिख नहीं रहा होगा, लिखा हुआ है हिंदी के विकास क्रम, ठीक है। तो हिंदी का विकास क्रम देखें, संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, हिंदी आई, ठीक है। कभी कभी ऊपर ऊपर पूछ ले तो ये वाला सिंपल वे में पूछ ले, छोटे एग्जाम में पूछ ले, बड़े एग्जाम में पूछ ले तो गहराई से पूछता है और इसको और व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको और हम व्यवस्थित करें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे पिछली क्लास में वीडियो रुक चुकी थी, जो मैं बता नहीं पाया था, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो संस्कृत आपको पता है कि संस्कृत दो तरह थी, कौन कौन सी आपकी, पहले आई थी आपकी कौन सी, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसके बाद कौन सी आई, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, ठीक है। प्राकृत के बाद कभी कभी बीच में यहाँ पे आपको एक और दे देगा भाषा, जिसको हम कहते हैं अवहरर, अवहरर, ठीक है। तो अवहरर अगर दिया हो तो आप देखना कि वो किसके बाद आएगी, प्राकृत के बाद आएगी, ठीक है। अवहर के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश भी कैसा, शौरसेनी अपभ्रंश पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में, शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, यानी कि जब अपभ्रंश आई तो हिंदी का स्वरूप बिगड़ने लगा, हिंदी में मिलावट होने लगी, तो जो अपभ्रंश भी है वो कई भागों में बैठ गया। तो उसमें से एक है शौरसेनी अपभ्रंश। इससे कौन सी निकली थी, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो क्या है, खड़ी बोली, खड़ी बोली से ही हमारी क्या निकली है, मानक हिंदी निकली है, यानी कि आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। तो सिंपल छोटे एग्जाम में पूछता है तो इस तरह से देता है, अगर ज़्यादा गहराई से पूछ ले तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पूरा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अवहट को नहीं पढ़ा है, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली और मानक हिंदी आई उसके बाद, ठीक है। और देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी, गुप्त, नागर और देवनागरी लिपि, ठीक है। तो दोनों क्रम आपको याद होने चाहिए, हिंदी के विकास का क्रम और देवनागरी लिपि के विकास का क्रम, ठीक है। तो ये था, इस तरह से विकास हुआ था देवनागरी लिपि का, विशेषताएं क्या थी वो भी पढ़ ली, क्रम क्या था वो भी पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे देवनागरी लिपि में सुधार की, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि देवनागरी लिपि जब आई थी उस समय क्या था, लेखन कैसे होता था, हाथ से होता था, सब कुछ हाथ से लिखा जाता था और लिखने के लिए उस समय कागज का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। पहली शताब्दी में ही जैसे मैंने आपको बताया कि देवनागरी लिपि का प्रयोग हो चुका था भारत में, और उस समय ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, चीड़पत्र, इन पत्रों पे लिखा जाता था, वो भी हाथ से, ठीक है, हैंड राइटिंग से, ठीक है। तो धीरे धीरे जब समय बदलता गया, ठीक है, आधुनिकीकरण हुआ, कागज का आविष्कार हो गया, ठीक है, फिर कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। अब देवनागरी लिपि में कुछ तो चेंज करने जरूरी थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, शिरोलेखा लिपि है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का ये मानना था कि जो शिरोलेखा लिपि है और जो ऊपर हम लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचना जरूरी नहीं है, ठीक है। और कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं जैसे कि हमने इसके ऊपर लाइन नहीं खींची है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सुधार करना था इस पे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हमने देखा कि देवनागरी लिपि है, वैसे रोमन लिपि अगर देखें तो कंप्यूटर के आप कीबोर्ड देखते हैं उसमें रोमन लिपि एकदम सही से आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देवनागरी लिपि को देखें कीपैड में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीपैड की ज़रूरत पड़ती है हमको उसको लिखने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक सुधार उसमें करना था। तो देवनागरी लिपि का सुधार कैसे कैसे हुआ, क्या सुधार किए गए, वो अब हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम किसकी, देवनागरी लिपि में सुधार, ठीक है। तो सुधार ये शुरू हुआ सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रांडे, ठीक है।
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, लिपि सुधार समिति का गठन किया था। लिपि सुधार समिति का क्या किया था, इसमें गठन किया था, किसके द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1904 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, और इनका एक पत्र हुआ करता था जिसका नाम था आपका क्या, केसरी। ठीक है। तो 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, इसके क्या करी थी, सुधार की बात करी थी। सुधार की बात करी थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, किसमें, अपने पत्र केसरी में। ठीक है। तो जब इन्होंने अपने पत्र केसरी में देवनागरी लिपि के सुधार की बात करी थी, इन्होंने कहा था कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए है। तो जब इनकी बातों को पढ़ा लोगों ने, तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो देवनागरी लिपि है उसके जो टाइपों की संख्या है, टाइप, देवनागरी लिपि के कई टाइप्स होते थे उस टाइम, और जब इन्होंने इस पत्र में सुधार की बात करी देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि के टाइपों की संख्या कितनी कर दी गई, 190 निर्धारित कर दी गई। 190 क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। ठीक है, कर दी गई, यानी कि उसके बाद ये कहा गया कि देवनागरी लिपि के जो टाइप्स हैं वो 190 ही रहेंगे। ठीक है, 190 उसको कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो भारत सरकार है हमारी, उसका जो शिक्षा मंत्रालय है, उसने भी देवनागरी लिपि के सुधारों के लिए कई प्रयास करे, और इसी प्रयास में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1966 में मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला क्या कर दी इन्होंने, वर्णमाला प्रकाशित कर दी, प्रकाशित कर दी। ठीक है। तो 1966 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। फिर उसी के बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1967 में क्या करा, हिंदी वर्णमाला का मानकीकरण प्रकाशित किया, मानकीकरण प्रकाशित किया। ठीक है, कब, 1967 में। उसके बाद ही भारत सरकार ने 1983 में क्या कर दिया, देवनागरी लिपि और साथ में हिंदी वर्णमाला का मानकीकरण प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये सुधार हुए थे देवनागरी लिपि में। ठीक है, और अभी भी इसमें कुछ सुधार होने बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो सुधार की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले महादेव गोविंद रनाडे ने एक लिपि सुधार समिति बनाई, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारी लिपि है भारत की देवनागरी लिपि, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, क्योंकि क्या है, आप समय बदल चुका है, समय के अनुसार ही क्या होने चाहिए, उसमें थोड़े बहुत सुधार होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी कई समितियां बैठाई गई, उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ा देवनागरी लिपि को के सुधार में। उसके बाद 1904 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में जो देवनागरी लिपि है उसके सुधार की बात करी, उस पर लेख लिखा, जब लोगों ने पढ़ा तो उसके परिणाम स्वरूप देवनागरी लिपि के जो टाइप्स हैं उनकी संख्या 190 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने भी इसमें कदम आगे आई कि जो देवनागरी लिपि है उसमें सुधार होना चाहिए। तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने 1966 में मानक हिंदी वर्णमाला को प्रकाशित कर दिया। उसके बाद भारत सरकार के ही शिक्षा मंत्रालय ने 1967 में हिंदी वर्णमाला का मानकीकरण प्रकाशित किया। फिर 1983 में देवनागरी लिपि के साथ साथ हिंदी वर्णमाला का एक नया मानकीकरण उन्होंने प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो ये था देवनागरी लिपि में सुधार कैसे कैसे हुआ, और सुधार जो है वो अभी भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो जान लिया हमने देवनागरी लिपि के बारे में सारे तथ्य। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों
जो भाषा है उसकी बोलियां कौन सी है, उपभाषा क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस या ग्रुप सी की या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, ठीक है, आप देख रहे होंगे अभी जो नर्स की पोस्ट निकली है 1238 जो पोस्ट निकली है उसका सिलेबस भी चेंज हो गया है, उसमें भी अब 30 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है। ठीक है, तो हिंदी आप सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछी जा रही है। ठीक है, तो विशेषकर ये जो हिंदी है वो है आपकी एलटी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं और जो लेक्चर की तैयारी करने हैं उनके लिए तो वरदान है ये हिंदी की क्लासें। तो दोस्तों क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो दोस्तों तक पहुंचाइए, यानी कि वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट आ रहे हैं चैनल पर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का सबसे पता आपको चल पाए, यानी कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।